नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। इस 15 अगस्त के साथ हम अपनी स्वाधीनता के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 69 साल पहले जिस भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया था, जिन कुप्रथाओं, असमानताओं और अन्यायों से आज़ादी दिलाने का भाव था, उस दिशा में हम कहां तक बढ़े। स्वतंत्रता दिवस इसका जायजा लेने का उचित मौका है। भारत की आज़ादी का आंदोलन इस मायने में अलग था कि उसमें आज़ादी को सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों की पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सांस्कृतिक मुक्ति का भाव भी उसमें निहित था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराने का संकल्प है। इसी समझ के साथ संविधान में अनुच्छेद 14 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। इन प्रावधानों के तहत हर नागरिक को व्यक्तिगत स्तर पर अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन जब हमारी आज़ादी के 70वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तब हमारे सामने विभिन्न वर्गों के टकराव के कई मुद्दे सामने हैं, जो सामाजिक द्वंद्व भी पैदा करते हुए दिख रहे हैं। दलित बनाम सवर्ण, हिंदू बनाम मुसलमान, उदारवादी बनाम कट्टर और स्त्री बनाम पुरुष अधिकारों के संघर्ष आज तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं जब हमारे मूलभूत अधिकार संविधान के अनुसार सुनिश्चित हैं। क्या ये वंचित वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति विकसित हुई चेतना है, या हमारी सरकारी मशीनरी के अभ्यास की कमी है, या फिर समाज को दिशा देने वाले राजनीतिक वर्ग की अनदेखी का परिणाम है? आज बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। और आज हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए हैं PS कृष्णन साहब। आप फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में, कल्याण मंत्रालय में, और इसके अलावा आप SC/ST कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं JNU में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं संदीप महापात्रा, आप RSS विश्लेषक हैं, और हमारे साथ हैं अशोक टंडन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार के दौरान PMO में सलाहकार रहे और आजकल प्रसार भारती बोर्ड के मेंबर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान ऋचा सिंह हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहली निर्वाचित महिला छात्र संघ अध्यक्ष हैं। आप सबका तो स्वागत है ही, और साथ साथ मैं यहाँ पर छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहूँगी, जो युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, और इनके तमाम सवाल हैं अपने देश की आज़ादी को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, वो शायद आज इस चर्चा से कुछ निकल कर आए। अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्वतंत्र भारत ने नियति से मिलन की अपनी यात्रा स्वतंत्रता और समानता के ऊंचे उसूलों को अपनाते हुए शुरू की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा सबकी व्यक्तिगत गरिमा सुरक्षित करने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के 69 साल बाद अब न्याय और स्वतंत्रता की मांग नए ढंग से उठती दिख रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में वंचित समूह अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगने के लिए आगे आए हैं। वे उन अवसरों की मांग कर रहे हैं जिनका वादा आज़ादी के वक्त देश ने उनसे किया था। मेहनतकश तबकों, दलित, आदिवासी, महिलाओं और छात्रों में पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती देने का नया जज्बा दिखा है। इससे आज़ादी का विमर्श आगे बढ़ा है और इनसे कई अहम सवाल हमारे सामने खड़े हुए हैं। मसलन, क्या आज हम ये कहने की हालत में हैं कि सभी भारतवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार मुहैया कराने के गंभीर एवं ईमानदार प्रयास पिछले 7 दशकों में किए गए? नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अक्सर होने वाले हनन के लिए कौन जिम्मेदार है? मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए बने कानूनों पर क्या उनकी भावना के अनुरूप अमल हुआ है? उन तबकों में आज खासी नाराजगी दिखती है जिनका जीवन 15 अगस्त 1947 को आई स्वतंत्रता से नहीं बदला। ये समूह अपने अपने ढंग से प्रभु वर्ग और पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। इन जन संघर्षों ने
स्वतंत्रता के विमर्श को नया आयाम दिया है। एक समझ ये है कि इनके साथ भारतीय जनता का स्वतंत्रता संग्राम एक नए दौर में पहुंचा है। इसे भारतीय संविधान की सफलता के रूप में भी देखा गया है। लोकतंत्र और संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों से नए अवसर बने। नतीजा अपनी अपनी आज़ादी के लिए पैदा हुई जागरूकता है। इसी जन चेतना के साथ भारत अपनी स्वतंत्रता के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कृष्ण साहब, अपनी चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। हम अपनी आज़ादी के 70वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अभी समाज में कई तरह के द्वंद्व हैं जो सामने आ रहे हैं और खुलकर सामने दिख रहे हैं। तो क्या हम जो आज़ादी के भीतर छुपी हुई गुलामियाँ थीं वो फिर से एक बार सतह पर आती हुई देख रहे हैं? ये द्वंद्वता नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऊंचाई नीचाई है और दलन है। वो हमारा सामाजिक धरोहर है, पहले से इतिहास के कई सदियों से हमारा हेरिटेज है। उससे जो द्वंद्व है उससे हम बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी कोशिशें हुई है, लेकिन जो पूरे दिल से कोशिश होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो नहीं हुआ। इससे क्वांटिटेटिव बदलाव हुए हैं, क्वालिटेटिव बदलाव नहीं हुए। शेड्यूल कास्ट पहले भी भूमिहीन थे, अब भी ज़्यादातर भूमिहीन हैं। पहले भी लेबरर्स थे, अब भी लेबरर्स हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होकर बाबा साहब के पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुआ आरक्षण का, उसके वजह से कुछ लोग पढ़े लिखे अब निकले हैं, एक छोटा मिडिल क्लास बना है। लेकिन आम तौर पर से वो समाज अब भी नीचे है, भूमिहीन और लेबर, और शहरों में कैजुअल लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर वगैरह। और शेड्यूल ट्राइब्स भूमिहीन नहीं थे कभी भी, लेकिन उनके ज़मीन दूसरे लोग आक्रमण कर रहे हैं और वो कम होता जा रहा है, और उनमें भी एग्रीकल्चर लेबर बढ़ रहे हैं। फिर बैकवर्ड क्लास में ऊंचे बैकवर्ड क्लास को छोड़ के जो आर्टिसान्स हैं, फिर सर्विस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि धोबी, नाई वगैरह, मछुआरे, ये सब अब भी नीचे हैं। कुछ लोग रिजर्वेशन की वजह से आगे बढ़े हैं, लेकिन आम समाज की बात मैं कर रहा हूँ। और इस परिस्थिति को बदलाने के लिए जो पूरे दिल से राजनीतिक पार्टियों से, एक पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और समाज के जो एलीट हैं, ऊंचे वर्ग हैं, वो ऊंची जाति की भी हैं, इनसे जो खुले दिल से आना था। मीडिया में भी, मीडिया में अमेरिका में हम ब्लैक को देख सकते हैं, यहाँ शेड्यूल कास्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो नहीं, लेकिन हमने जो सवाल पूछा था कि हमारी आज़ादी के 69 साल हो चुके, 70वें साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन आज़ादी के पीछे जो छुपी हुई गुलामियाँ थीं, वो गुलामियाँ जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो भूमिहीनों की बात हो, चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो आपसी टकराव दूसरे मुद्दों पर हो, मतलब वैचारिक लेवल पे हो, वो सब सतह पे आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमने आज़ादी के बाद कुछ हद तक अवेयरनेस तो क्रिएट किया, लेकिन जो अधिकार थे वो नहीं हासिल हो पाए, और इसलिए गुलामियां आप सतह पर आ रही हैं और संघर्ष हो रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? पुरानी गुलामी छुपी नहीं थी, लेकिन ऊंचे वर्गों से छुपा हुआ था। ऊंचे वर्ग आंखों के नहीं देखते थे। अब ऊना में जो मोबिलाइजेशन हुआ, उसके वजह से अंधों को भी देखना पड़ रहा है, कानों को भी सुनना पड़ रहा है, मीडिया को भी इस बारे में रिएक्ट करना पड़ रहा है। तो ये पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो एलिट से जो आना चाहिए, मेरी प्रत्याशा है कि अब भी आवे, नहीं तो ये वोल्केनो है, देश के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ दलित और पिछड़े और आदिवासी का समस्या नहीं है, देश की समस्या है। ये देश क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है, क्यों? उसका कारण है कि हम 75% लोगों को नीचे दबा के रखें। अब भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भी सर उठावे काटो। लेकिन हमारे संविधान में, अशोक टंडन जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, हमारे संविधान में इंडिविजुअल नागरिक को पर्याप्त राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स 14 से लेकर 35 अनुच्छेद तक पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि देश को तो आज़ादी मिली, पर इंडिविजुअल्स को जो आज़ादी हासिल करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई।
कि जब हम स्वतंत्रता के 70वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें संविधान के सभी पक्षों को ध्यान में रखना है। अब हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी संविधान में लिखी हुई हैं। अब अंबेडकर जी ने जब संविधान को लागू करने के समय कहा कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करना, एनफोर्स करना, ये लेजिस्लेचर का काम है, केवल कानून बनाना नहीं है। और अगर उनकी उल्लंघन होती है, अवहेलना होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में केवल कहा गया कि ये तो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है। मेरा एक इसमें फंडामेंटल प्रश्न ये है कि अगर नागरिकों को पिछले 69 साल में उनके जो मूलभूत ड्यूटीज़ हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनको ठीक तरह से समझाया गया होता तो आज जो टकराव की स्थिति आप कह रहे हैं वो पैदा होने का हम कुछ रोक सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये हो रहा है कि अभी भी कहीं पर भी हमारे साथ ये नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है कि कितने लोग संविधान में लिखी गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर उन ड्यूटीज़ का चार्ट अगर आप देखें तो उसमें जो बातें कही गई हैं कि हम अपने देश में कंपोजिट कल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अपने देश की नेशनल हेरिटेज को प्रमोट करेंगे, हम अपने संविधान और हमारे जो चिन्ह हैं उनका सम्मान करेंगे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन अगर नागरिक करता है या राज्य करता है या कोई भी करता है तो उसमें केवल कहा गया कि ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, जिसके चलते क्या हुआ है कि आज जितना मॉरल डिग्रेडेशन समाज में हो गया है कि कोई भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकूं, शर्म आती है कि हमारे यहाँ पर सभी लोग, बड़ी बात को छोड़ दीजिए, सड़क के मामले में भी हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि ये किसी की अपनी सुरक्षा है कि मुझे जुर्माना ना हो जाए, ट्रैफिक लाइट का जंप करते। इतने सभी तरह के कानून को अगर हम इम्प्यूनिटी के साथ वायलेट करेंगे, राइट्स की बात तभी करें जब आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें। आदित्य मुखर्जी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करके इसको छुपाया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स के आधार पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको सरकारें नहीं फुलफिल कर सकती हैं? देखिए, सरकार और सिर्फ लॉ से कोई चीज़ फुलफिल नहीं हो सकती। इट्स अ प्रोसेस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो आप बात कर रही हैं, ये भी पूरे जो स्वाधीनता संग्राम है उसका एसेंस जाके बन के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और स्वाधीनता संग्राम के टाइम में ये सारे जो इनिक्विटीज़ जिसकी बात कृष्णन साहब कर रहे थे, सारी इनिक्विटी सामने आती है। रिलीजियस इनिक्विटी, कास्ट इनिक्विटी, इकोनॉमिक इनिक्विटी, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए कोशिश की जाती है कि उसको मीट किया जाए। बल्कि 1931 में जब कराची रेजोल्यूशन में पहली बारी फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उसमें पहली बात ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी नहीं है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द डम मिलियंस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और फिर बताया जाता है कि वो कैसे हो सकता है। उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, लेकिन अशोक ये सारी चीजें तो ये जरूरी कह रहे हैं कि आप राइट्स की बात तो बहुत कह रहे हैं लेकिन ड्यूटीज की बात ही नहीं करते। बिल्कुल, मैं इसमें आ रहा हूँ, हैं तो ये ड्यूटीज भी है जो, और इसमें भी ये भी कहा जाता है जो स्टेट है इट विल बी न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स। पर शुरू में मैं कहूँगा, आप 70 साल की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद जो पहले कुछ दशक थे उसमें आप देखते हैं मैसिव इम्प्रूवमेंट होती रहती है, क्योंकि ये प्रोसेस चलता आ रहा है। अब गांधी जी के 100 वॉल्यूम्स में से सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी चीज़ पे बात करी है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ। 2 साल उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जब तक ने अनटचेबिलिटी सॉर्ट आउट होती है। तो उसका नतीजा भी तो एक बनता है। तो आज़ादी के बाद भी आप देखते हैं कि शुरू में जब कहते हैं भी अडल्ट फ्रेंचाइज है, सबको इक्वल राइट है वोटिंग का, दलित को वोट नहीं दिया जाता था, ये तो मतलब हर एक इलेक्शन में जानते थे, पर वो बात अब खत्म हो चुकी है। तो प्रोग्रेस तो काफी हुआ है एक दिशा में, और द ड्यूटी इज ऑफ द अदर्स कि वो उसमें उसको उसमें सहायता करें, जिसमें अब हम देख रहे हैं ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द अपर क्लासेस, जिसमें पिछले कुछ दशकों में हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि हमारी ग्रोथ रैपिड ग्रोथ हो रही है। 20 साल से आप 6 से 8-9% ग्रोथ पे जा रहे हैं, और उसी पीरियड में आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसी पीरियड में दलित्स पे अटैक हो रहे हैं, उसी पीरियड में आप कह रहे हैं नॉट इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन बट हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मिनिस्टर्स कह रहे हैं।
ये आम कोई फ्रिंज लोग नहीं कह रहे। तो मतलब सारे जो वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे ऑफ इक्विटी, वो हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए उभर रहे हैं जी, ज्यादा? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले दशकों में, पहले एक दशक सिर्फ नहीं, 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ है ये रेजिस्टेंस, कास्ट के ऑपरेशन के रेजिस्टेंस, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इनसे एक इन जो दलित थे उनमें एक आस्था बनी है, उनमें एक स्ट्रेंथ बना है। अब जब आप उसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ टोकनिज्म कर रहे हैं कि हमने रिजर्वेशन दे दी तो हो गया। आपने रिजर्वेशन दे दी दलित को, 1 out of 3 children do not go to school, 90% ऑफ दलित तो स्कूल ही नहीं जाता। आप रिजर्वेशन कर देते हो मेडिकल कॉलेज में, तो इसमें तो कोई दलित का तो कोई उद्धार नहीं हुआ ना, तो टोकनिज्म ही बच गया सिर्फ। तो इसीलिए, परंतु अब दलित जागृत है, वो अब वोट भी देता है और वो अब अपने राइट्स मांग रहा है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। जिनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है वो उसको दबाते हैं अब। जी, क्या मामला सिर्फ यही है कि फंडामेंटल राइट्स की डिमांड अब खुलकर होने लगी और इसलिए बार बार ड्यूटी याद दिलाई जा रही है? देखिए, जहाँ तक बात है टंडन साहब और प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा, फंडामेंटल राइट्स मुझे मिलता है बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई कैन एनफोर्स इट। फंडामेंटल ड्यूटी मेरा ही है। आज अगर मेरे सामने लेकिन जितनी ड्यूटी इंडिविजुअल की है उतनी तो सरकारों की भी है, स्टेट नहीं, वही मैंने नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोवाइड है, जो लैंग्वेज यूज हुआ है उसके बारे में कह रहा हूँ। ये यूज हुआ कि एवरी सिटीजन हैज द फंडामेंटल ड्यूटी, और उसमें दिया गया कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है। उसमें अगर आप देखते हैं कि आपके सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि वो अन्याय जिसके साथ हो रहा है उसको न्याय कैसे मिले। और जहां तक पिछले, और जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर मेरे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ये मेरा दायित्व है, जिसको साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाऊं, और जो अन्याय कर रहा है ही शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। नहीं, मेरा ये कहना कि अवेयरनेस बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, 70 साल अगर कोई देश स्वाधीन होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रहा है, तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग के लिए शर्म की विषय है। इसमें जात पात की राजनीति और आइडियोलॉजिकल राजनीति से परे देख के और पूर्वाग्रह से ना देख के इसको एक देश के नागरिक, सच्चा नागरिक, अगर हम 15 अगस्त की बात करें, एक सच्चा नागरिक की तरह इसको देखना पड़ेगा और इश्यू को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि इस तरह की बातों को करके मैं किसी को दोषारोप करूं, इससे कुछ होगा नहीं। इसको सॉल्यूशन क्या है? हम आज यहाँ इसीलिए इकट्ठे हैं कि पहले तो हम ये समझें कि विवाद और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है और फिर उसका जाने कि उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की प्रेसिडेंट हैं और पहली बार कोई महिला को छात्र संघ नेता या प्रेसिडेंट चुना गया है, इसलिए आप बधाई की भी पात्र हैं। लेकिन साथ साथ जो समाज में अभी मौजूदा संघर्ष है, शायद उसको आप भी महसूस करती होंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आज़ादी का विमर्श आजकल नए सिरे से उभरा है, ये क्या परंपरागत तौर पर जो आज़ादी के विमर्श थे उसके विरुद्ध कुछ नया तौर तरीका अपनाया जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें एक विशेष बात ये हुई है कि जो भी लोग मार्जिनलाइज थे, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि फंडामेंटल राइट्स बतौर इंडिविजुअल कितना मिल रहा है। और इंडिविजुअल में भी जो संविधान बात करता था वो डिग्निटी की बात करता था। और आज जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे क्लास के आधार पे हो, चाहे जेंडर के आधार पे हो, सबसे ज्यादा जो बड़ा हमला है वो डिग्निटी पे हमला है। और जबकि हमारा संविधान ही इस बात को प्रिएम्बल में लिखता है कि कास्ट, क्लास, जेंडर के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ा भेदभाव है वो कास्ट, क्लास और जेंडर के आधार पर ही है। तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया था। आज जो इंडिविजुअल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को जो सबसे बड़ा खतरा है वो दो खतरे हैं। एक खतरा है आपको स्टेट से यानी कि गवर्नमेंट से, और दूसरा खतरा है आपको सामाजिक ताने बाने से। और जब इस समय एक विशेष बात देखने को मिल रही है कि जो सामाजिक ताने बाने में, जहाँ पे कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं और जिसका पालन पोषण किया जाता है, स्टेट उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ये देखिए कि ऊना की घटना होती है, दलितों की जो पिटाई होती है वहाँ पे, खड़े करके उनको बीच सड़क पे जब उनकी पिटाई की जा रही होती है तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है, आपका सोशल सिस्टम भी मौजूद होता है। ये लग रहा है कि आप अपने अधिकार की बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में आप भूल जाते हैं। तो जब भी अधिकार की आप बात करेंगे वहाँ कर्तव्य आ जाता है। बिल्कुल, जरूर हमें कर्तव्यों की बात करने की जरूरत भी है, लेकिन अभी तो अधिकार पाने की ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी भी एक पूरा जो सेक्शन है, अगर हम महिलाओं की बात करें, आपके देश की आबादी का जो आधा हिस्सा है वो महिलाएं हैं, 50% महिलाएं। और अगर आप आंकड़ा देख लें तो
90% संसाधनों पे पुरुषों का अधिकार है, 10% संसाधन महिलाओं के पास नहीं है। जो टोटल 10% टोटल आय में से अगर आप संसाधन देख ले तो 1% महिलाओं के पास है। तो हम किस बराबरी का बात कर रहे हैं। और एक बात और भी जो महिलाएं जो ये अधिकार हासिल भी कर पा रही हैं वो शायद उस उच्च वर्ग की होंगी, उच्च वर्ग जो की। और जो इसमें सुविधा मैं एक बात संपन्न और है। कहना चाहूँगी कि जब हम बार बार बात कर रहे हैं आज़ादी का, तो ज़रूर हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है। अभी सामाजिक स्वतंत्रता यानी कि सामाजिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता जो कि आर्थिक समानता की ओर ले जाएगी, इसकी लड़ाई लड़नी बाकी है। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे क्यों दलितों के मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्यों महिलाओं के मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुख्य धारा में आके ये दलित महिलाएं या माइनॉरिटी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। जी, आपका उनके प्रति आपका विरोध जवाब बढ़ रहा वाजिब है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब मैंने आपसे पूछा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आपने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लोग नहीं निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब लोगों को अपने पूरे अधिकार ही नहीं मिले तो फिर उनको ड्यूटीज़ याद दिलाने की ज़रूरत है पहले, या पहले उनको अधिकार देने की ज़रूरत आपने है? जब कहा कि अधिकार मिले ही नहीं, हाँ। अधिकार देने का काम भी समाज का भी तो है ना। हम इसमें समाज की जिम्मेवारी को अलग रख रहे हैं और हर चीज की जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं इसलिए सरकार कह की रहा हूं जिम्मेदारी कि इसलिए क्या है क्योंकि परिवार लॉ में इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सरकार के तहत काम है। करती है, समाज के तहत नहीं काम लेकिन करती अमृता है। जी, क्या समाज में परिवार के लोग अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? जैसे ऊना की घटना की बात है, क्या ये उन परिवारों में इस प्रकार का एक जागरूकता नहीं होनी चाहिए कि ये काम करना, किसी कुछ भी वो कर रहा है कि आप कानून हाथ में लेना, ये नहीं है संविधान में, नहीं समाज में भी ये चर्चा चाहिए कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन फिर भी होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें परिवार भी शामिल है, समाज की जिम्मेवारी को हम अंडरमाइन कर रहे हैं। आप जब भी सरकार की जिम्मेदारी आएगी उसको समाज के ऊपर थोप के नहीं, थोप के सरकारों को नहीं है, जिम्मेदारी से लेकिन अलग बिना नहीं किया जा समाज की सकता। जिम्मेवारी के भी नहीं हो ऊना सकती। की बात जरा दो-तीन अपनी जिम्मेवारी भी देखनी चाहिए। समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो इनइक्वालिटीज हैं, उसको आप समाज पे ही थोप दो कि तुम्हारी गलती है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो वो तो कोई आंसर नहीं हुआ। और जो सत्ता है वो क्या है? नहीं, मेरी को एक बात बताइए, जो सत्ता है वो क्या है? वो समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व ही तो करने वाले राजनेता होते हैं। राजनेता मैडम वो राजनीति समाज करेंगे, के लोगों का प्रतिनिधित्व ही तो करते हैं। राजनेता उनकी केवल जिम्मेदारी राजनीति बनती है करेंगे। अगर राजनीतिक राजनीति लोगों से की कुछ कि अगर वहाँ हल पे भी निकलता जाके तो वो उसका 70 हल साल से निकल निकालें। जाता। जी। जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह की प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं होगी। इंटेलेक्चुअल्स क्या कर रहे हैं, स्टेट क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। समाज में तो हजारों साल से कई किस्म की विकृतियां हैं, उसमें सोल्यूशन कैसे आया है? जब मूवमेंट्स खड़े किए गए हैं, जब उसके खिलाफ इंटेलेक्चुअल्स, जनरली इंटेलिजेंसिया शुरू करती है उसको, वो खड़े होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस खड़ा होता है। हमें देखना है कि पिछले 100-200 साल में क्या हो रहा है। भाई जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मूवमेंट खड़ी हुई, भक्ति मूवमेंट खड़ी हुई, सूफी मूवमेंट खड़ी हुई, फिर नेशनल मूवमेंट खड़ी हुई। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे जो एलीट है, एलीट तो खैर अमेरिका भागने में व्यस्त है। कोई भी मिडिल क्लास का आदमी होता है तो उसका तो पहला एम्बिशन है कि कैसे अपने बच्चे को बाहर भेज दूं या खुद ही भाग जाऊं। तो एलीट तो अपना फंक्शन कर नहीं रही है, पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्या वो इस समस्या को डील कर रहे हैं कि उसको भड़काव दे रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि हम अब देख रहे हैं कि जो विकृतियां हैं उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ना कि उन विकृतियों को सोल्यूशन देने के लिए सब मिलके एक इकट्ठा कोई मूवमेंट खड़े करने की बात हो रही है। जरूरत उस चीज की है। मैं सवाल पूछूंगी कृष्णन साहब आपसे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या इन सब विकृतियों से लड़ने के लिए कुछ अपनाया जा रहा है? क्या उसको डील करने की कोशिश की जा रही है या उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि आपने कहा, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के हम 70वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से देश में इस तरह के द्वंद्व क्यों हैं, जिसमें महिला पुरुष, हिंदू मुस्लिम, दलित और सवर्णों के बीच में लगता है कि एक संघर्ष चल रहा है।
क्या हम संविधान का जो संकल्प था उस संकल्प को साकार करने में अभी भी पीछे रह जा रहे हैं, और इस पीछे होने की वजह क्या आप देखते हैं कृष्ण साहब? इससे पहले मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दलित, एग्रीकल्चर लेबरर्स, अदर लेबरर्स, आदिवासी, निचले बैकवर्ड अपना ड्यूटी ही करते आए हैं। उनको कोई अधिकार कभी नहीं मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन बात कुछ अधिकार पेपर में है, लेकिन असल में उनको हासिल नहीं हो पाया है। फिर दूसरी बात, क्या करना चाहिए, किया जा सकता है, मेरे ख्याल में बहुत नज़दीक है और बहुत दूर है। एक है ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैं स्टेट को दोषी नहीं ठहराऊंगा। स्टेट क्या है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में रचा हुआ ऊंची चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें जो चलाते हैं वो व्यक्ति हैं, पार्टी है। तो और वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं बताऊं, क्योंकि प्रैक्टिकली जाना चाहिए हम। हाँ। शेड्यूल कास्ट को अगर उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं उसका उसके खिलाफ सही तरीके से प्रतिक्रिया करने की ताकत बनना हो तो उन सबको ज़मीन मिलना चाहिए और उनके ज़मीनात को सिंचाई की पानी मिलना चाहिए। ये रिकमेंडेशन गवर्नेंस कमेटी ने दिया है। काफ़ी ज़मीन है सरकार के पास, किसी के पास से लेकर देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास जितना ज़मीन है वो सभी शेड्यूल कास्ट के लिए काफ़ी है बोल के उनका सिफारिश है। उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ डॉस्टोयेव्स्की ने लिखा क्राइम एंड पनिशमेंट, हमारे यहाँ एट्रोसिटीज का कहानी है क्राइम विदाउट पनिशमेंट। ऐसा हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जितना भी दबा हुआ कुचला हुआ वर्ग है उसने तो बेचारों ने सदियों से ड्यूटी की है, लेकिन जिनको अधिकार प्राप्त हो गए हैं उनकी ड्यूटी नहीं, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं, जो वर्चस्ववादी लोग या जिन लोगों ने समाज में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है या जो एलीट वर्ग है, अगर वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो कैसे निभाने के लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है? कौन करेगा ये काम जिससे कि वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे? उसके लिए मैं सहमत हूँ प्रोफेसर साहब से, आंदोलन करने वाले हम अन्याय से सीधे आंदोलन पे चले जा रहे हैं, उसके बीच का कोई रास्ता आप देखती हैं ऋचा? देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तय करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट एक मशीनरी और उसके पास बहुत पावर है। आपने सारी जिम्मेदारी अगर आप समाज पर डाल देंगे जिसको आप कभी मानते हैं और कभी आप नकार देते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को हम लोगों को तय करना होगा। मैं शुरू में इस बात को कह रही थी कि देखिए, ये जो पूरा खेल चल रहा है, जो सामाजिक स्तर का ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। आप ये देखिए कि पिछली कई घटनाएं हम लोगों के सामने, और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये कि ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष गवर्नमेंट को मैं कह रही हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। गवर्नमेंट का सपोर्ट क्यों सोशल सिस्टम को मिल रहा है? क्या हमारी पुलिस की मशीनरी कर रही है, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, और क्या हमारे नेता मंत्री कर रहे हैं? मैं कल पढ़ रही थी तो मुझे राजेंद्र प्रसाद जी की वो लाइन पढ़ने को मिली, जो कि जब संविधान पारित हुआ था तो उन्होंने उसमें कहा था कि संविधान तो सिर्फ एक टूल है, और अगर उसको लागू कराने वाले लोगों की अगर विल पावर नहीं होगी तो आपके पास अच्छे से अच्छा संविधान हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उसको लागू कराने की विल पावर है तो अगर कुछ कमियां भी होंगी तो वो भी उसको मैनेज कर लेंगे और वो एक अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कि संविधान में हर एक तरह की बुराइयों को रिजॉल्व करने का एक टूल है, मतलब उसमें ये व्यवस्था है कि आप उस व्यवस्था के थ्रू भी इस तरह की तमाम अन्याय और बुराइयों और कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सरकारें उस टूल का पर्याप्त इस्तेमाल कर पा रही हैं? मेरा सवाल ये है, क्योंकि न सिर्फ ये केवल राजनीतिक आंदोलन उठाने की बात नहीं है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिक्कतें हैं, हमारी न्यायपालिकाओं में क्या दिक्कतें हैं, हमारे और दूसरे महकमों में किस तरह की समस्या है, ये सब कौन देखेगा? ये समाज तो नहीं आके देखेगा और करेगा। समाज नहीं देखेगा, पर मैं फिर दोबारा उसी में आऊँगा कि ये जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये भी सिर्फ एक लॉ बना देने से नहीं होगा। वो कैसे उसको करेंगे? तभी करेंगे जब एक सामाजिक दबाव बनता है आंदोलन के थ्रू में। वही पुलिस ऑफिसर्स पहले आईपीएस, पहले उसमें ब्रिटिश पुलिस में थे, आईसीएस में थे, है ना, वही अब आईएएस में आए हैं, है कि नहीं? पर उनकी मानसिकता बदली गई है। वो बदलती है थ्रू मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स तभी चल सकते हैं जबकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करें, जिस पे अब बहुत जबरदस्त धक्का पड़ रहा है। जो बोलता है, कोई रोहित वेमुला बोलता है तो उसको सुसाइड करवा दो, हमारे कन्हैया बोलते हैं तो उसके खिलाफ अब देशद्रोह के चार्ज लगा दो। जो आवाज उठाए अगर आप उसी को दबा दोगे तो ये समाज की जो विकृतियां कभी नहीं ठीक होने वाली है। आप ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, उसकी एक नई व्याख्या तैयार
करने की कोशिश की जा रही है और उसका जो संविधान में मूलभूत अधिकार है उसके हिसाब से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कम हो रही है। शायद इस वजह से ये सारी विकृतियां और ज्यादा उभर के आ रही हैं। तो प्रोफेसर मुखर्जी या ऋचा जी ने बात की, मैं ये कहूँगा केवल मात्र सिलेक्टिव ना हुई है। रोहित वेमुला की बात आपने कहा, जो हुआ बहुत ही शर्मनाक बात है, होना नहीं चाहिए। रोहित वेमुला से पहले उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10 छात्रों ने सुसाइड किया था। कभी मीडिया ने या कभी इंटेलिजेंसिया जैसे प्रोफेसर मुखर्जी कह रहे हैं या कभी हम लोगों ने उस बारे में सोचा है क्या? दूसरी बात यह नहीं, है, लेकिन दलित उत्पीड़न की बात करते उस हैं। वाइस चांसलर को इतनी सारी घटना होने के बाद फिर से स्थापित कर दिया गया। अगर सरकार सचमुच इसके प्रति गंभीर थी तो कम से कम कोई कार्रवाई करके दिखाई होती ना, तब तो लोगों को संदेश मिलता कि ये गलत। आज भी वो जिम्मेदार वाइस चांसलर अगर आप देखेंगे वहाँ पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर पारित किया था। ऋचा जी, मैं केवल 1 मिनट लूंगा, मैं आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं किया था, आप प्लीज इंटरफेयर मत करें। रोहित वेमुला की जो इंसिडेंट हुआ था उसके इतिहास में आप जाइए, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे वाइस चांसलर को एक्ट करने के लिए और वाइस चांसलर ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के पालन किया। उसके बाद जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू है कि वाइस चांसलर वाज राइट और नॉट, उसमें वाइस चांसलर को ये पाया गया कि ही मे नॉट हैव कमिटेड एनी रॉन्ग। नंबर 1 इज दैट। नंबर 2, सबसे बड़ी जो दुखद बात है आजकल हो ये गया है कि पूर्वाग्रह से सब चीज़ देखा जा रहा है। ऊना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, मैनपुरी की बात कोई नहीं कह रहा है, तमिलनाडु में जो इंसिडेंट हुआ उसको कोई नहीं कह रहा है, आंध्र प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ वो नहीं कह रहा है, नहीं कर रहा है, आंध्र प्रदेश की भी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र और हरियाणा की भी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कोई घटना होती है उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर कितना सक्रिय होता है और सरकारें किस हद तक उसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है। मेरा खाली बात ये कहना है कि जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कह रहे हैं प्रोफेसर मुखर्जी और पिछले 2 साल की दुहाई दे रहे हैं, तस्लीमा रसरीन आपको याद है, वो उनकी बुक जब बैन हुई थी कितने सारे इंटेलिजेंसिया उनके फेवर में थे। फ्रीडम ऑफ केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काट दिया गया था, तब कितने इंटेलिजेंसिया दिल्ली के रास्ते में आए थे, अपोज किए थे। कितने लोग आए थे केरल में जब प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिया गया। ऐसे सैटेनिक वर्सेस जब बैन हुआ था तो कितने लोग दिल्ली के सड़कों में आए थे या भारत के सड़कों में आए थे, या उसके बारे में आप लोग कितने लोग बात करना चाहते हैं? मेरा केवल मात्र ये पूरे पैनल मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, जस्टिफिकेशन नहीं, हम जस्ट रिप्लाई टू यू। ये जानना चाहती हूँ, ये सारी घटनाएं हुई थी, क्या उसमें स्टेट मशीनरी भी इन्वॉल्व थी, उसको सपोर्ट कर रही थी? अगर वहाँ पे उस तरह के काम होंगे तो अभी देखिए अमिता जी, यही दिशा में जा रहा है। नहीं, ये दलितों की दिशा नहीं है। दलित, आदिवासी और पिछड़ों की नजर से सभी दोषी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राज्य के अधिकारी, पॉलिटिकल एज वेल एज ऑफिशियल, सबका दोष है। तो हम ना कहें कि तुम दोषी हो, मैं दोषी हूँ, तुम कम हो, मैं ज्यादा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि आज दोषारोप ना करें, पूर्वाग्रह से ना देखें। हमारे यूनिवर्सिटी में 66% दलित और ट्राइबल है, शायद इसीलिए हमारे पे इतना अटैक होता है। इसको भी जरा ध्यान दें। नहीं, प्रोफेसर मुखर्जी, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। ये पूर्वाग्रह की बात, प्लीज डोंट मेक ए प्रेजुडिशियल स्टेटमेंट। यू हैव बीन अ टीचर ऑफ GNU, आई रिगार्ड यू, बट नो वन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि देखिए हम आज इस वक्त प्रेजुडिस की बात नहीं है, लेकिन हम आज जब करंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जिस गवर्नमेंट में हम खड़े होकर बात करेंगे हमें उसके ऊपर सवाल उठाना होगा। और हम उठा गवर्नमेंट होना चाहिए, समाजवादी पार्टी भी गवर्नमेंट होना चाहिए, बसपा भी होना, ये मेरा कहना है। किसी को भी नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अचानक से हमला 2 साल में क्यों बढ़ गया? FTII से शुरू होता है, मद्रास की ओर आकर बढ़ता है, हैदराबाद को चपेट में लेता है, JNU को नहीं छोड़ता है, इलाहाबाद आ जाता है, फिर जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी आ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में जर्नलिस्टों को जला के मरवा दिया जाता है, उसके बारे में आप क्यों बात नहीं करते? सरकार में क्या वही कह रहा हूँ, कोई भी अगर इस तरह की बात है तो मेरा ये कहना है पिक एंड चूज मत करिए। एक चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल पिक एंड चूज नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं पूरे देश के अगर ये साइकिल का बात नहीं एक पॉजिटिव डिस्कशन है तो पॉजिटिव डिस्कशन करिए। असल में बात ये नहीं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। बात यह है कि हम आज आजादी के 70वें साल में प्रवेश करते हुए ये इस बात पर चिंतित है कि हमारे देश में ये सारी चीजें, ये कुरीतियां, ये संघर्ष क्यों जारी है, क्यों अभी भी लोगों का दमन हो रहा है, क्यों समाज में इस तरह की बात है कि आपको कहना पड़ रहा है कि आप ड्यूटी निभाइए, उनको कहना पड़ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स दीजिए। जहां तक विमर्श की बात है, और उसमें सरकारी जिम्मेदार होगी, चाहे सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, सरकारी जिम्मेदार के ऊपर होनी चाहिए। एक चीज पॉलिटिक्स के ऊपर होनी चाहिए, ये आप भी मानेंगे कि ये जब भी कोई संघर्ष करना पड़ता है, ये हमने हमारे आजादी के संघर्ष में भी देखा था। सबसे पहला डिमांड था, सबसे पहला, सबसे
इंपॉर्टेंट मुद्दा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो तिलक से लेके 19th सेंचुरी से लेके उन्होंने कहा आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब आप देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक हो रहा है तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। इट इज ये गांधी जी का कहना है, ही ऑलवेज हैड वेरी गुड इमेजरी। वो कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज लाइक द वाटर ऑफ लाइफ। हैव यू एवर हर्ड ऑफ वाटर बीइंग डाइल्यूटेड? आप दूध को डाइल्यूट कर सकते हो, वाटर को डाइल्यूट, इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड। ये नहीं कि उसने किया था इसलिए मैं कर लेता हूं। एनीबॉडी हु रिस्ट्रिक्ट्स योर फ्रीडम टू स्पीक एंड टू मोबिलाइज is not going to allow you to make social change. Social change का और कोई रास्ता नहीं है जब तक ना जो चाहे कितनी भी कड़वी बात हो वो खुल के सरकार के खिलाफ कर सके। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, आजादी का मतलब ही ये है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करो। चलिए हम कुछ युवा हैं उनसे सवाल लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इस फ्रीडम के बारे में। सर मेरा सवाल आपसे है, संविधान ये कहता है कि सरकार जो है वो जनता के जो फंडामेंटल राइट्स मिले उनकी रक्षा करते हैं। अगर एक आंकड़े आपको बताऊं तो देश में 95% लोग ऐसे हैं जो अपने फंडामेंटल राइट्स को रोज हनन होते हुए देखते हैं। और रही बात सरकार की और जनता की ड्यूटी निभाने की, तो सर पहले सरकार को निभानी पड़ेगी क्योंकि जनता ने आपको चुना है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो। जिस प्रकार हमारे देश के नेता बाहर जाकर हमारे देश को शो करते हैं या बताते हैं कि हमारा देश ऐसा है, असलियत में वैसा नहीं है। आज की स्थिति एक और भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज भी हम 130वें नंबर पर खड़े हैं। घटते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब आज भी हमारे ही देश में पिछले 70 वर्ष में किस तरह से क्या काम हुए हैं और आने वाले 70 वर्ष में, हो सकता है हम लोग कोई ना हो, आने वाले 70 वर्षों के लिए हमारी सोच क्या है कि हम दुनिया के नंबर 1 बनना चाहते हैं क्या? उसके बनने के लिए किस तरह के संसाधन के जो उसको एकजुट करना, एक साथ लाना पड़ेगा। हमारे समाज में क्या परिवर्तन होने चाहिए, वो सोच की जरूरत है। जहां तक आपके आंकड़े सही हो सकते हैं। देखिए भारत की संविधान ये कहता है कि सन 1950 26 जनवरी को वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अगर किसी के राइट्स के हनन हो रहा है तो बाकी लोग अगर जानते हैं कि उनका राइट का हनन हो रहा है तो उस व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको न्याय दिया जाए। सरकार से न्याय मांगने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकार से जो संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स की है, अगर वो एनफोर्स करने की बात है, सरकार के खिलाफ आप कर सकते हैं। जी, सरकार के खिलाफ अगर आप करते हैं तो सरकार उठा के आपके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगा देगी और आपको इस यूनिवर्सिटी से निकाल देगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं मैडम, नहीं एनजीओ को इसीलिए बंद करा रहे हैं। आप भारत के कानून के उल्लंघन करेंगे, फंड जो लाए होंगे किसी एनजीओ के काम के लिए अपने खर्चे के लिए करेंगे और उसके बाद जब प्रोफेसर मुखर्जी मुझे कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि अगर आप बोलते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। और दूसरी बात सर, आप जो कह रहे थे कि नहीं, एक सेकंड, अब मुझे पूरा कर लेने दीजिए कि एक यूनिवर्सिटी का बात नहीं है, ये पूरे देश में एक बीमारी की तरह फैल रहा है और जिसको रोकने के लिए स्टूडेंट मूवमेंट जिस तरीके से मजबूत हुआ है, ऐसा लास्ट टाइम इमरजेंसी के टाइम ही हुआ था। और एक बात मैं आपको और साफ कर दूं सर कि ये सिर्फ बात हैदराबाद और जेएनयू की ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 128 सालों में पहली महिला प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ लगातार वीसी के संरक्षण जो किसी एक विशेष छात्र संगठन को मिला हुआ है, वो लगातार हम लोगों के साथ जो है मिसबिहेव कर रहा है या तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं और हम लोग लगातार चिट्ठी पे चिट्ठियां लिख रहे हैं। पीएमओ तक को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, एमएचआरडी को लिखी, लेकिन आप देखिए हैदराबाद में एमएचआरडी लिख कर कहती है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारे यहाँ हम लोग लगातार लिख रहे हैं लेकिन हम लोगों को एक जवाब तक नहीं मिल पाता है। तो ये किस तरीके के उसमें हम जी रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में लगातार स्टूडेंट्स को हम लोगों को रोज धमकियां मिलती हैं कि आपका एक्सपल्शन कर दिया जाएगा। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता है, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसी के ऊपर सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरीके की पाबंदियां नहीं थी, आज है। तो बिल्कुल हम लोग उसको ऋचा जी, आपको ये पता नहीं कि केरल में पिछले 60 साल में, केरल में पिछले 60 वर्षों में कोई भी एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन के संरक्षण में जो छात्र संगठन है उसके अलावा किसी और को पनपने नहीं दिया गया। एक दुखी छात्र कहाँ जाएगा अपनी गुहार लगाने के लिए? आप बताइए। अगर एक छात्र के साथ लगता है कि अन्याय हो रहा है, वो दुख में है, वो परेशानी में है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? अपनी स्टूडेंट बॉडी है, उनके स्टूडेंट यूनियन के लीडर के पास जाएंगे। वो सब तो करने के बाद कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मैं भी उपज हूँ, मैं भी कितना संघर्ष किया है। जेएनयू में जिस विचारधारा को मैं रिप्रेजेंट करता था, प्रोफेसर मुखर्जी जानते हैं
कि उस विचारधारा के साथ क्या हुआ है, उस विचारधारा के साथ जो जुड़ता था उसके उन लोगों के साथ क्या होता तो था। आज वो विचारधारा बाकी विचारधाराओं को ऐसा जीने नहीं नहीं है, देगी ऐसा क्योंकि नहीं है। उनकी तो government ऐसा है। कहना कि कोई एक खास विचारधारा आपके ऊपर हावी है, गलत है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का देखिए, ये बॉटम लाइन है कि कोई एक विचारधारा हावी हो ही नहीं सकता। देखिए खास विचारधारा को जिस तरीके से मैं शुरू से कह रही हूँ कि जब एक खास तरीके की सामाजिक कुरीति को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगता है तो वो खतरनाक है। लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ कि भले ही सामाजिक वर्चस्व को तोड़ने की थोड़ी थोड़ी कोशिश हो भी रही है, पर जो आर्थिक वर्चस्व अभी हमारे समाज में है उसको तोड़ने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो और ये जो विद्रोह और ये जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, इसमें एक जरूर कहीं ना कहीं आर्थिकी मौजूद है, क्योंकि लोग आर्थिक असमानता से ग्रस्त होकर भी इस तरह के विद्रोह करने के लिए और इस तरह की आवाज उठाने के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस सिचुएशन में आर्थिक और सामाजिक जो दलित है उसको दोनों का दबाव पड़ रहा है। परंतु ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ आर्थिक डिस्क्रिपेंसी, आर्थिक में तो बहुत ही बुरा हो रहा है, जो मैंने कहा था कि पिछले 20 साल में मैं खास ये कह रही हूँ कि जो आंदोलन खड़े भी हो रहे हैं वो आंदोलन सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ ज्यादा दिख रहे हैं, आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ उस तरह से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो आर्थिक डिस्क्रिपेंसी के खिलाफ जो लड़ाई है वो वीकन हो जाती है, क्योंकि उसको हम सामाजिक उसमें डिवाइड कर दे रहे हैं। हाँ, पुअर को डिवाइड कर दिया जा रहा है। पर देयर आर मेनी वेज जिससे ये नहीं हो सकता। जैसे कि देख लीजिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। सर को अच्छी तरह पता है, जैसे मनरेगा हुआ, जो सबसे मनरेगा में क्या होता है, जिसके पास कोई काम नहीं है उसको सरकार काम देगी मिनिमम वेज पे। किसके पास काम नहीं है? जिसके पास जमीन नहीं है। किसके पास जमीन नहीं है? दलित के पास जमीन नहीं है। हाँ। स्टेट आफ्टर स्टेट इट हैज बीन सीन women and the scheduled caste are the chief beneficiaries of मनरेगा, but it doesn't keep anybody else out, it doesn't divide the people। तो इस किस्म के प्रोग्राम में जो कि हमारे देश को करना चाहिए, ताकि जो इन्होंने कहा आप यूनिवर्सल एजुकेशन, जो कि 1931 से कहा रहा है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, अगर हम ये कर सकते थे कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन, तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर एक बच्चे को सही एजुकेशन मिल जाता है, पर हम उसको कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना, लेकिन कानून का पालन गांधी जी कहते हैं कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द पुअर। हम तो, हमारी आंखें तो नॉट ओनली टुवर्ड्स द पुअर नहीं है, टुवर्ड्स द नेशन भी नहीं है। हमारी आंखें जुड़ी हुई हैं अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ। इससे ये नहीं बनेगा। हमारी आंखों को वी हैव टू टर्न टुवर्ड्स द पुअर। इकोनॉमिक फ्रीडम की आपने बात की है कि कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जैसे आपको भी पता होगा, पैनलिस्ट को भी पता है, एक डिकी करके संस्थान है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इन इंडिया, जो फिकी के उसमें मिलिंद कामले जैसे व्यक्ति और बहुत सारे दलित एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास वो अपने बलबूते पे अभी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, और वहाँ पे हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे नेगेटिव है, हो रहे हैं और लेकिन बन रहे हैं, लेकिन आज भी उनको जिस तरह की सरकारी सपोर्ट की जरूरत है वो उतना नहीं मिल पा रहा है। उस हो सकता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चेंजेस आए उसके बारे में भी हम बताएं, केवल मात्र नेगेटिव के बारे में ना बताएं। 1 मिनट। एंटरप्रेन्योरशिप दलित का अच्छा है, लेकिन बहुत से शेड्यूल कास्ट आंध्र प्रदेश नहीं आ पाएंगे, उनको जमीन पढ़े ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जमीन इतना मजबूत नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, वो करना ठीक है। My point is there are मैं अगले positives which सवाल should की be तरफ brought out. बढ़ती हूँ। पॉजिटिव आल्सो इज गुड, बट पॉजिटिव इज नॉट एडिक्वेट। जी, सेकंड वेव ऑफ लैंड रिफॉर्म में जो जमीन दी गई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इवन वेस्ट बंगाल एंड केरला हैज नॉट गिवन एडिक्वेटली। Correct. पर जहां दी गई थी, आंध्र प्रदेश में दी गई थी, 70s में दी गई थी, और जहां दी गई थी उसमें बहुत अच्छा नतीजा हुआ। मैं अगले सवाल, अगला एक दो सवाल और ले लेते हैं। आप जहाँ पे भी चर्चा होती है तो दलित और सवर्ण, दलित ही दलित के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती रहती है। सर, गवर्नमेंट तो मेरी ख्याल से बहुत कुछ करना चाह रही है दलितों के लिए भी, लेकिन क्यों ना अपन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी तो कुछ हद तक अपनी गवर्नमेंट के साथ में मतलब दलितों के लिए नहीं कर पा रही, और गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को ही क्यों मानते हैं? सर, जैसे आप कह रहे हो कि 10% दलित जो आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, वो भी तो उनका भी तो कर्तव्य बनता है सर, उनका भी तो कर्तव्य बनता है। जो उनके दलित भाई 90% जो पिछड़े हुए हैं, उनको वो भी तो उठा के लाएं सर। हमारे देश में एक द्वंद्वता है, ऊंचे वर्ग के सवाल एक तरह हो सकते हैं, आप जो सवाल पूछ उससे मुझे आपका वर्ग मालूम हो जाता है, लेकिन नीचे वाले दूसरा सवाल पूछते हैं। ऊंचे वाले पूछते हैं कब तक आरक्षण, नीचे वाले पूछते हैं कब तक छुआछूत। अगला सवाल कौन पूछना चाहता है?
हाँ जो आरक्षण था वह इसलिए लाया गया था कि उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सके, लेकिन आज जो उच्च पदों पे आसीन जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें केवल वह आरक्षण का जो फायदा नौकरियों में मिला है वह केवल उनके आजीविका का आधार बन के रह गया है, न कि वह गरिमा का न कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बना है। जी, तो एक और सवाल ले लेते हैं इनसे। मेरा सर सवाल है टंडन सर से। सर आपने भौतिकता और नैतिकता, जो आपने नैतिकता की बात की कि नैतिकता को आप किस रूप में प्रोवाइड करेंगे, इससे भौतिकता की जो हम अंधी दौड़ रहे हैं उसमें हमारी संवेदनशीलता का ह्रास हो रहा है। उस ह्रासीकरण के दौर में हम कैसे अपनी भौतिकता के युग में दलित समस्या, नारी समस्या को कैसे किस रूप में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम 70वीं वर्षगांठ जो मनाने जा रहे हैं उसमें एक अच्छा समाधान दे पाएँ देश के समझ। जी, एक और सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल। कृष्ण सर, मेरा सवाल सर आपसे है, जब आप बात करते हैं आरक्षण की और ये बात करते हैं कि सर दलित को इसमें लाभ मिल रहा है, अभी ऋचा मैम ने इस बात को इंगित किया कि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ सारे समाज में समानता होनी चाहिए। तो सर जब आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही ऐसा रखा है जो कि हमें अलग अलग कर दे रहा है आरक्षण के नाम पर, एक तरफ हम अलग हैं, सवर्ण अलग हैं और एक तरफ बाकी लोग अलग हैं, तो सर ये समानता कैसे आएगी? तो आप कहते हैं कि संविधान गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। संविधान क्यों ऐसा बना? क्योंकि समाज में इतना, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, सब लोगों को मालूम होना चाहिए। दिल्ली में, राजधानी में, जहाँ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रेजुएट्स एंड अबव, नॉन-एससी, नॉन-एसटी, नॉन-बीसी के मेल्स में 32.9%, शेड्यूल कास्ट मेल्स में 5.5%, और दिल्ली के फीमेल्स में नॉन-एससी, नॉन-एसटी, नॉन-बीसी फीमेल 26.9% ग्रेजुएट्स एंड अबव, शेड्यूल कास्ट फीमेल्स 1.3%। इतनी असमानता, और पहले आज़ादी से पहले इससे भी ज़्यादा असमानता था। उस असमानता को हटाने के लिए, समानता को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से बनाया, और ऊंचे वर्ग के लोग, जैसे सवालात आ रहे हैं ऊंचे वर्ग से आ रहे हैं, ऊंचे वर्ग की समस्या है, उनके लिए हम समाधान देखना चाहिए, लेकिन आरक्षण का खिलाफ मत करो। और आरक्षण काफ़ी नहीं है, आरक्षण एकमात्र है, उसके अलावा सोशल जस्टिस का, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, एजुकेशन, आंगनवाड़ी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैकेज है, वो सब नहीं आया है, वह सब नहीं आया है। और जैसे आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट इच्छा है, काफ़ी इच्छा नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी का भी ड्यूटी है, कर सकते हैं खुद, प्रोसिक्यूशन होगा। ये सवाल भी बनता ही है कि जो बहुत दिनों से लटके पड़े मामले हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म के हों, चाहे वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के हों, जुडिशियल रिफॉर्म के हों, पुलिस रिफॉर्म के हों, ये सब रिफॉर्म के बहुत सारे मुद्दे जो लंबे समय से मतलब पेंडिंग हैं, उसको भी शायद करें तो कुछ हद तक इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इम्प्लीमेंट करें हम। SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट में ये कहा गया है कि हर एक जिले में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। 2015 कहाँ बना? किस स्टेट में बना? नहीं बना। कौन परस्यू कर रहा है? कौन परस्यू करना चाहिए? नहीं हो रहा। मेरी मदद ले लें, मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई प्रतिबल नहीं चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। तो फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए मुख्य दोष किसका है? दोष सरकार पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं लगा सकते। जो गवर्नमेंट पे भी उनका सत्ता है, इंस्टीट्यूशन में भी सत्ता है, एजुकेशन में भी सत्ता है, मीडिया में भी सत्ता है। ऊंचे जाति के ऊंचे वर्ग, सभी ऊंचे जाति के नहीं। आरक्षण से कुछ SC/ST आते हैं, लेकिन वो पावरफुल नहीं है अपने अपने पार्टीज में। तो जो पार्टीज के मुखिया हैं और इंस्टीट्यूशन के मुखिया हैं, बैंकों में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया में, इन सब का ड्यूटी है कि इस दिशा में देश को ले जाने का। वो ड्यूटी नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, कुछ लोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ लोग करते हैं, अच्छे लोग हैं हर एक वर्ग में, लेकिन जो जिस तरह से आना चाहिए, इतना बड़ी समस्या है देश के सामने जो सुलझा जा सकता है आसानी से, उसके लिए जिस तीव्रता से और एकाग्रता से प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं बन रहा। ये दुख की बात है। देखिए, आपने जो बात कही थी उसका एक ही इलाज है कि हमें मानसिकता बदलनी है, और मानसिकता बदलने का काम केवल एक सरकार का नहीं है, समाज का नहीं है, परिवार का भी है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। महिलाओं के प्रति जो इस देश की मानसिकता है वो हर वर्ग में है। आपने बहुत बार दलित बात कही, ब्राइड बर्निंग, डॉरी डेथ, महिलाओं को कुचलना, क्या दलितों में नहीं है?
हर वर्ग में है, उच्च से उच्च वर्ग में भी। तो मेरा कहना है, केवल मैं एक उदाहरण नहीं, देकर, दलितों में डाउरी डेथ की नहीं मामले डॉरी भी बहुत नहीं, कम उनकी है। अब उनमें भी महिलाओं के प्रति सम्मान की जो कमी है या महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो सभी वर्गों उच्च वर्ग में भी है और निम्न वर्ग में तो भी जैसा कि कहा गया कि महिलाओं को दोहरे जो है शोषण का जो है सामना करना पड़ता है, एक महिला होने के नाते और दूसरा उसकी जो जाति है उसके नाते। लेकिन सर फिर भी दलितों में राइट वर्निंग अभी भी कंपैरेटिव बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बात आप चाह रहे हैं उसके लिए एक नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है इस देश में, गिरावट आई है और वो हर वर्ग में आई है। और वो जब तक नैतिकता फिर से बहाल नहीं होगी, क्योंकि इस देश में नैतिकता रही है, महिलाओं को पूजा जाता है, आज ये एक बात केवल नारे के लिए रह गई है। उसी देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो बाहर के लोग नहीं, ये सब हम जानते हैं। हमें अब ये जानना है कि अब ये तो स्थितियां हैं, लेकिन इन स्थितियों से लड़ा कैसे जा सकता है ताकि महिलाओं को भी जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिले, दलितों को भी मिले, आदिवासियों को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले, और जो दूसरा वर्ग है, जो भी वंचित वर्ग है, उन सबको उनके अधिकार। देखिए, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को करनी चाहिए, कानून को लागू करने की जिनके जामी वो करें, समाज की जो जिम्मेवारी है वो करें, और परिवार की जो जिम्मेवारी, आज दुर्भाग्य से परिवारों के अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता की बात माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं। बार नैतिक बल, सर नैतिक बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात एकदम सही है, लेकिन नैतिक बल के साथ साथ जो हमारी मशीनरी है उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी कि संविधान का संकल्प है, हमने आज बात की कि संविधान में हमारे इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बातचीत में सामने आए उसमें ऐसा सभी स्वीकार करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी पूरी तरीके से उन वंचित वर्गों को नहीं हासिल हैं जो आज संघर्ष के रास्ते पर उतर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में हमें मिले हुए हैं, उस संविधान के संकल्प को साकार करने के लिए क्या करने की जरूरत है? इनको साकार करने के लिए संघर्ष की जरूरत है, और सिर्फ रिजर्वेशन से नहीं होने वाला। मायावती रिजर्वेशन से चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, पॉलिटिक्स में आई थी, उससे बहुत फर्क पड़ा है, पर इट वाज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है, जो संघर्ष है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? हमें रिवाइव करना है एक आइडियोलॉजी जिसके बेसिस पे, चाहे वो सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, चाहे जुडिशियल जज क्यों ना हो, वो एक आइडियोलॉजी पे बेसिस पे चलता है। अगर उसकी आइडियोलॉजी गलत है तो हिटलर के टाइम पे जजेस भी गलत जजमेंट देते थे। जब पंजाब में क्राइसिस चल रहा था तो जजेस भी जो मुंडिया कहते थे वही कहते थे, ठीक है ना? तो वी हैव टू क्रिएट, इन अदर वर्ड्स, मानसिकता जो कि आएगी थ्रू संघर्ष। वो माहौल बनेगा अगर मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को सीरियसली लेंगे, ना कि सिर्फ एक एड ऑन इलेक्शन के टाइम पे लगाने के लिए। तो इसीलिए एक संघर्ष की जरूरत है, जैसे कि भारत में हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने हिस्ट्री से थोड़ा सीखें, इतिहास से सीखें। हमने हमारे मूवमेंट्स में इन चीजों को सामने रखा, तभी यहां तक पहुंच पाए हैं। पर अब हम इसको भूल गए हैं। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे ग्रोथ के आंकड़े कितने हैं और ये कितना है और वो कितना है, कितने बम फोड़ लिए। पर हम ये जो मेजर इश्यूज हैं, इस पे हम अब पॉलिटिक्स को उस दिशा में ले ही नहीं जा रहे। देखिए, भारत की संविधान एक ऐसी संविधान है जिसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं और आपके लिए सॉल्यूशंस भी हैं। जो हम लोग, संविधान में प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्या है उसके सॉल्यूशंस भी है। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपको जो बताया जाता है कि आपके राइट्स क्या हो सकते हैं, आप एनफोर्स किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, अगर ये तीन आर्म्स अपने काम ठीक ढंग से करेंगे तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बशर्ते एक अवॉइड सिटीजनरी हो। जो सिटीजनरी ऐसा नहीं है कि मैं खाली अपने घर के बारे में सोचूंगा, मैं अपने ही मतलब आंगन के बारे में सोचूंगा, बाद बगल में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ सोचूंगा ही नहीं। इस तरह की जो मानसिकता है, करने का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, जनता जागरूक है, जनता जागरूक है इस देश में। अगर जागरूक नहीं होती अमिता जी, तो आज जो हम लोग देख रहे हैं, आज अगर कहीं भी कुछ इंसिडेंट होता है वो रिपोर्टेड होता है। उसमें जागरूकता इस तरह से हो सकता है कि अगर आप एक बार रिपोर्ट करके उसको फॉलो अप क्या कर सकते हैं। अगर आज यहाँ पे सिविल सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो पूर्वाग्रह से उसको केवल मात्र रिपोर्ट कर रहे हैं, या वो इंसिडेंट होने के बाद उसको एंड तक लेके जाना? उसके लिए लड़ाई अगर लड़ना है वो न्यायपालिका के माध्यम से हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव के साथ किस तरह से करना है। अगर वहाँ एंड तक जाने की हमारे मन में मनसा होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम इस देश में है, वो चाहे दलित वर्ग, वंचित वर्ग, वो वंचित वर्ग वो भी हो सकता है जो एक समय में कश्मीर में पंडित थे, उनके साथ क्या अन्याय हुआ, क्या हो सकता है,
मैं एक उदाहरण दे रहा नहीं, हूँ। वैसे तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, लेकिन जब तक हम लोग पॉजिटिव होकर नहीं सोचेंगे कि इसके समाधान क्या होगा। मुझे लगता है आदित्य मुखर्जी जी ने जो कहा कि हमें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है और भविष्य के लिए एक राजनीतिक माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिससे जो फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान में मिले हुए हैं उसे हम सबको बराबरी के आधार पर सुनिश्चित करा सकें और उसके लिए कम से कम जागरूकता दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका।